हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BPCS 185 सामवेगिक सक्षमता का विकास। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा जून सेशन वाले बच्चों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आपके जून एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने इसमें कवर किए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। उसमें 25 क्वेश्चन को रखा गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप गूगल पे सर्च करोगे, यहाँ पर shop.hindustanknowledge.com, तो ये इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ सर्च सेक्शन में आपको जाना है और अपना पेपर कोड सिंपली सर्च करना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप पेपर कोड सर्च करोगे आपके जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, आप यहाँ से ले सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हो 9580023321 पर। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आत्मनियंत्रण क्या है? आत्मनियंत्रण को विकसित करने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। यानी हमें बताना है कि आत्मनियंत्रण का मतलब क्या होता है और इसे विकसित करने की जो रणनीतियां हैं वो क्या हैं। जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे उसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, उसके बाद मुख्य बिंदु और लास्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करते हैं। आत्मनियंत्रण का अर्थ अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार को सही दिशा में नियंत्रित करना होता है। यानी जो आपके विचार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो आपका व्यवहार है, उसे सही दिशा में ले जाना आत्मनियंत्रण होता है। यानी आपका अपने आप पर नियंत्रण होना आत्मनियंत्रण है। ठीक है, यह व्यक्ति को जल्दबाजी में निर्णय लेने से रोकता है और सही समय पर सही कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मनियंत्रण एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और अनुशासित जीवन जीने में सहायता करता है। यह सफलता, अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों और मानसिक शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो आत्मनियंत्रण है ये हमारे भावनाओं, हमारे विचार, हमारा जो व्यवहार है उस पर हमारे नियंत्रण की बात करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम इसे जो जल्दबाजी में निर्णय लेने होते हैं, उससे जैसे एकदम से कोई सिचुएशन आ गई, उसमें हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया, जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, उसको रोकने में मदद करता है। साथ ही हमें सही कार्य, सही रास्ता दिखाने में भी मदद करता है। ये हमारे जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, उसे लक्ष्य की तरफ केंद्रित करता है। कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने की क्षमता देता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ यानी इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। यानी अपनी जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उन पर नियंत्रण रखना। जब कोई व्यक्ति क्रोध, लालच, डर या तनाव जैसी भावनाओं के बावजूद सोच समझकर निर्णय लेता है तो वह आत्मनियंत्रण का परिचय देता है। यानी जब कोई व्यक्ति गुस्से में है, लालच की भावना रख रहा है, तनाव की स्थिति में है, यानी आप टेंशन में हैं, फिर भी आप सही निर्णय ले रहे हैं, सोच समझकर निर्णय ले रहे हैं, तो आपका जो अपने ऊपर नियंत्रण है, आत्मनियंत्रण है, वो सही है, मतलब उसका परिचय आप दे रहे हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा के समय मोबाइल फोन का कम उपयोग करके पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी अगर जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप सोच लेते हैं कि हमें अपने फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी इसका उपयोग नहीं करना है, तो वो क्या है, आपका खुद पर नियंत्रण कहलाता है। कई बार ये नियंत्रण टूट भी जाता है बच्चों का, पर कोई नहीं, एग्जाम्स आते हैं तो सबका छूट जाता है फ़ोन। तो आत्मनियंत्रण का महत्व, ठीक है, आत्मनियंत्रण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आत्मनियंत्रण जो है हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। सबसे पहला है सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है, यानी आप एक सही निर्णय ले पाते हैं। उसके बाद है समय का बेहतर उपयोग, यानी समय का, इसमें जैसे अगर आपने ये एक सिचुएशन आपके सामने आई, आपने इसमें कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उसमें आपका जो समय बर्बादी हुआ है, अगर आप सही डिसीजन लेते तो उसमें आपका जो समय था वो बच सकता था। यानी आपकी समय बचत में भी करता है, सही निर्णय लेने में भी सहायता करता है। तनाव और क्रोध पर नियंत्रण, यानी अगर आपका दिमाग पर, आपके शरीर पर, आपकी भावनाओं पर आपका कंट्रोल है तो आप एक नियंत्रित व्यक्ति हैं, आपका जो है तनाव और क्रोध पर भी नियंत्रण बन जाता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान इससे बढ़ता है। जब आप सही निर्णय लेते हैं, सही दिशा में कार्य करते हो तो इससे आपका जो आत्मसम्मान है वो और भी ऊपर चला जाता है।
लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होती है, अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद मिलती है, जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी का विकास होता है। यानी आपका जीवन जो है सिस्टमेटिक होता है, अनुशासन उसमें बना रहता है, जिम्मेदारी पूर्वक ये रहता है, यानी आपको ये जिम्मेदारियों का एहसास भी ये कराता रहता है। आत्मनियंत्रण को विकसित करने की रणनीतियां, यानी क्या क्या वो रणनीतियां हैं जो इसे विकसित करती हैं। सबसे पहला है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, यानी अपना जो लक्ष्य है वो पहले ही स्पष्ट रखें, निर्धारित करें। अपने जीवन के छोटे बड़े लक्ष्य तय करें, यानी जो जैसे आज आपको छोटे लक्ष्य क्या होंगे कि आप आज आपको इतनी स्टडी करनी है, कल इतनी स्टडी करनी है, और बड़े लक्ष्य कि आपको जीवन में क्या करना है। उस तरीके से अपने लक्ष्य जो है उनको सटीक रखें। एक लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो व्यक्ति अपने कार्यों पर अधिक ध्यान देता है और अनावश्यक चीज़ों से बचता है। यानी अगर आपका दिमाग तय है कि मुझे यूपीएससी करना है, ठीक है, या फिर मुझे एसएससी करना है, तो आपका दिमाग वहीं रहेगा। बैंकिंग करना है, ठीक है, तो आपका दिमाग जो है वहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस इतने हैं लेकिन आप किसी को भी लेकर श्योर नहीं हो कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो आप फालतू चीज़ों में ज़्यादा फंसोगे। और आपका लक्ष्य अगर केंद्रित होगा कि आपको यूपीएससी करना है, बैंकिंग करना है, एसएससी करना है, तो उससे क्या है, आप फालतू चीज़ों से बचे रहोगे। समय प्रबंधन अपनाएं, प्रतिदिन की योजनाएं बनाकर कार्य करें। यानी जैसे ये तो एक बड़ा लक्ष्य होगा कि बड़ा लक्ष्य है, आपको इसके लिए पढ़ाई करनी है, लेकिन डेली रूटीन क्या होते हैं। जैसे आज आप अपना टू डू लिस्ट तैयार कीजिए कि आज मुझे इतना इतना पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो ये करना है, तो वो क्या होगा, एक व्यवस्थित चीज़ हो जाएगी। समय के साथ समय पर सही उपयोग करने में टाल मटोल की आदत कम हो जाती है। यानी अगर आप सही समय पर कार्य करते रहते हो तो आपकी जो टाल मटोल है, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, इस तरीके की जो लिस्ट होती है आपकी, ये खत्म हो जाती है। आत्मनियंत्रण बढ़ता है, यानी अगर आप चीज़ों को सही तरीके से पूरा करने लग जाते हो तो इसमें आपका जो आप पे नियंत्रण है वो बना रहता है कि नहीं, आपको नींद आ रही है लेकिन आपने सोच रखा है कि 5 बजे उठकर मुझे पढ़ना है, ठीक है, तो उस टाइम अगर आपको नींद आ रही है और आपने उस पर नियंत्रण कर लिया कि उठना है, पढ़ना है तो उठना ही है, तो उस तरीके से वो आपका नियंत्रण हमेशा रूटीन में बना रहेगा। लेकिन आपने सोचा है नहीं 5 मिनट और सो लूँ, 10 मिनट और सो लूँ, तो उससे आपके समय, आपका जो शरीर है उस पर आपका नियंत्रण कम होता चला जाएगा, ठीक है। सकारात्मक सोच विकसित करें, नकारात्मक विचारों से बचें, हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच व्यक्ति को शांत और संतुलित रखती है। यानी कोई अगर मान लो अच्छा काम नहीं है, मतलब मान लो कि आप किसी टेंशन में, किसी तनाव में हैं, तो उसको लेके और टेंशन लेंगे और टेंशन लेंगे। अगर अब मैं देखो इस पेन को कितना कर रही हूँ, डार्क ही होती जा रही है ना, और इसका सॉल्यूशन करूँ, खत्म। तो इस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करना है, ना कि उन्हें और ज़्यादा खराब करना है। हमेशा शांत रहना है, शांति से निर्णय लेना है। अगला है ध्यान और योग का अभ्यास करें, यानी हमेशा मेडिटेशन करें, सुबह जल्दी उठे, मेडिटेशन करें, योग करें। उससे क्या होता है, आपका ध्यान केंद्रित होता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान योग से मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है तथा भावनाओं पर नियंत्रण मजबूत होता है। यानी आपका जो नियंत्रण है, जो एकाग्रता है, वो बढ़ती जाती है। भावनाओं को पहचाने, यानी जो आपकी भावनाएं, आपको क्या करना पसंद है या फिर जो आप करना आपको पसंद है, क्या वो सही है या गलत, ये चीज़ें आपको पहचाननी होंगी। जैसे क्रोध, तनाव, चिंता, अपने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुककर सोचना चाहिए। यानी जैसे ही कोई सिचुएशन है उस पर आपको एकदम गुस्सा आ रहा है तो उस पर गुस्सा नहीं करना है, पहले तो रुककर थोड़ा शांत होकर सोचना है। गहरी सांस लेना है, थोड़ी देर शांत बैठना है और लाभदायक होता है। यानी थोड़ी देर सांस लेकर शांत बैठना एक लाभदायक कदम हो सकता है। अच्छी आदतें विकसित करें, समय पर उठना, नियमित अध्ययन करना, संतुलित भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना आत्मनियंत्रण को मजबूत करते हैं। यानी आपका जो रूटीन है कि समय पर उठना है, पढ़ना है, फिर खाना खाना है, सही नींद लेनी है, तो वो आपका दिन व्यवस्थित रहता है, आपका जीवन व्यवस्थित रहता है। लेकिन जहाँ कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरीके की व्यवस्था से आपके जो आदतें हैं वो खराब होती हैं। बुरी आदतों से दूरी बनाए, यानी जैसे मोबाइल की अधिक उपयोग हो गया, आलस हो गया, नशा हो गया या अनावश्यक सोशल मीडिया से बचना चाहिए। यानी जितने भी मोबाइल हो गया, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। नशा हो गया, इन चीज़ों से जितना बचा जा सके उतना हमें बचना चाहिए। इन आदतों से दूर रहने की से आत्म अनुशासन बढ़ता है, यानी आपका जो डिसिप्लिन है आपके ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ता है। स्वयं का मूल्यांकन करें, यानी हमेशा आपको सामने वाले को नहीं देखना है, अब टाइम है खुद को भी देखने का, ठीक है। स्वयं का मूल्यांकन करें, प्रतिदिन अपने कार्यों की समीक्षा करें, यह सोचे कि आज क्या अच्छा किया और किन बातों में सुधार करने की आवश्यकता है। यानी आज एक दिन आपको ऐसे लेके जैसे आज आपने पूरा काम किया, रात का टाइम है, तो थोड़ी देर आप ये सोचे कि आज आपने क्या क्या किया, अच्छा किया तो उसमें क्या अच्छाई थी, और कुछ गलत किया है तो उसमें आप क्या चेंज कर सकते हैं, आगे इन बातों को कैसे सुधार सकते हैं, वो हमेशा सोचना चाहिए। इससे धीरे धीरे आत्मनियंत्रण विकसित होता है। पर ऐसा नहीं है कि कुछ गलत कर दिया तो भाई इसको सोचते रहो, तो उससे क्या है, आपका तनाव बढ़ जाएगा, तो वो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन
कुछ जैसे गलत है कुछ बातों में सुधार कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं लेट उठा तो कल जल्दी उठूंगा, आज मैंने कम पढ़ाई की तो मैं कल ज़्यादा पढ़ाई करूं, इस तरीके से। धैर्य का अभ्यास करें, यानी अपने ऊपर धैर्य बनाए रखें। हर कार्य का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, जैसे कि किसी किसी को पेन हुआ, तुरंत दवाई ली, तुरंत आराम चाहिए। भाई कोई कोई दवाई थोड़ा देर में रिएक्ट करती है, तो आपको पेशेंस होने चाहिए। परिणाम कई बार तुरंत नहीं मिलता है। धैर्य रखने से आदत व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। यानी आपने देखा होगा, कभी सुना हो तो एग्जाम्स में जो है, जैसे एसएससी के एग्जाम्स हो गए या यूपीएससी हो गए, सालों सालों तक बच्चे जो है मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें सफलता मिलती है। यानी उनके अंदर धैर्य कितना ज्यादा होता है आप समझ सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से धैर्य होना शरीर में बहुत जरूरी है, अपने जीवन में होना जरूरी है, जिसके परिणाम जो है अच्छे होते हैं। प्रेरणादायक लोगों से सीखें, यानी जो ऐसे लोग जैसे कि जो आपके इंस्पायरिंग हो, जिनसे आप इंस्पायर हो, ऐसे लोगों से कुछ हमें सीखना चाहिए। जैसे सफल और अनुशासित लोगों के जीवन से प्रेरणा लें तथा उनकी अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास करें। जैसे कि किसकी आदत आप जरूर कमेंट में बताओ कि आप किसको किससे इंस्पायर होते हो, ठीक है। इंस्पायर किससे होते हो ये जरूर आपको शेयर करना है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे लोग जो आपको प्रेरणा देते हैं, कुछ अच्छी आदत, जैसे कि आप किसी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा कि भाई ये बहुत मेहनत करता है, मेरे को तो इसकी तरह बनना है, या फिर कोई आईएएस है उसकी तरह मुझे बनना है, पुलिस है उसकी तरह मुझे बनना है, या फिर मूवी में आप हीरो को देखते हैं, नहीं भाई मुझे इसकी तरह बनता है। तो यानी अगर उसके अंदर कोई अच्छी आदत है तो खुद में उसे अपनाना, ठीक है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। आत्मनियंत्रण एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, यानी अपने आप पर नियंत्रण करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है, जो व्यक्ति को अनुशासित, जिम्मेदार और सफल बनाता है। ये केवल जन्म जात गुण नहीं होता, यानी जन्म से ही नहीं होता, बल्कि नियमित अभ्यास, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन, योग, ध्यान व अच्छी आदतों के माध्यम से ही विकसित होता है। यानी अच्छे अच्छे सकारात्मक सोच रखना, समय का प्रबंधन करना, अच्छी आदतें रखने से ही और ज्यादा बढ़ता है। यदि व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना सीख ले तो वह अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों का भी आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकता है। यानी अगर वो अपने आप पर नियंत्रण करना सीख लेता है तो चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो आसानी से उसका सामना कर पाएगा, शांति से सामना कर पाएगा और अपने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। यानी उसे अपने जिस भी चीज के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है उसे आसानी से, देखो मेहनत तो सब जगह करनी होती है, लेकिन शांत दिमाग से आप और अच्छा कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामयिक बुद्धि के घटकों को वर्णित कीजिए। सामयिक बुद्धि के लाभों पर प्रकाश डालिए, यानी इसके क्या घटक हैं और इसके क्या लाभ हैं, दोनों हमें बताने हैं। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। सामयिक बुद्धि का अर्थ है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रण करने तथा सही ढंग से व्यक्त करने की क्षमता। यानी सामयिक बुद्धि का अर्थ होता है जो हम हैं दूसरों को अपनी भावनाएं समझा सकें और उनकी भावनाओं को सही तरीके से समझ सकें। केवल बुद्धि यानी आईक्यू तक सीमित नहीं है, यानी सिर्फ यह आपकी बुद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, संबंधों और निर्णय लेने की क्षमता जीवन की सफलता को भी प्रभावित करता है। यानी सिर्फ ये आपकी बुद्धि तक सीमित नहीं है, आपके जीवन पर, आपके आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही जो आप निर्णय लेते हैं, जो आपकी सफलता है, उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आज के समय में शिक्षा, नौकरी, परिवार और समाज में सफलता के लिए सामयिक बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। यानी आपके अंदर आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, सामयिक बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक समाज में रहते हैं, नौकरी पेशा आदमी हैं, बाहर काम करते हैं, परिवार में रहते हैं, तो आपके अंदर एक अनुशासन होना बहुत जरूरी है। सामयिक बुद्धि के प्रमुख घटक, यानी उसके क्या क्या घटक है। सबसे पहला है आत्म जागरूकता। सबसे पहला क्या है? आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का क्या होता है अर्थ? अपनी भावनाओं, विचारों, शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना। यानी आपके अंदर क्या कमियां हैं और आपके अंदर क्या शक्तियां हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं, उनको पहचानना। ऐसा व्यक्ति वह समझता है कि किसी परिस्थिति में वह कैसा महसूस कर रहा है, यानी हर परिस्थिति के बारे में वो समझ सकता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। उसके व्यवहार पर भावनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो भी वो व्यवहार करता है उसके शरीर पर, उसकी भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र को परीक्षा में पहले घबराहट हो रही है तो वह इस भावना को पहचान कर उस नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति, जो बच्चा है, अगर वो समझ जाए कि परीक्षा से पहले घबराहट को कैसे भी नियंत्रित करना है तो वह परीक्षा में और अनुशासित रह पाएगा, सही तरीके से दे पाएगा। तो यानी इन भावनाओं को पहले से ही पहचानना। आत्मनियंत्रण, ठीक है। आत्मनियंत्रण का अर्थ होता है अपनी भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखना तथा कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रहना। यानी अपने आप पर हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। यह व्यक्ति को जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाता है। यानी कोई सही निर्णय अगर आप ले सकते थे लेकिन आपने गुस्से या फिर तनाव की स्थिति में गलत निर्णय ले लिया, उससे बचाने में ये मदद करता है। उदाहरण के लिए किसी की आलोचना होने पर गुस्सा करने की बजाय शांतिपूर्ण उत्तर, यानी आप पे कोई कटाक्ष कर रहा है, कोई आपको कुछ गलत बोल रहा है, तो उसका उत्तर अगर आप और भी
गंदी तरीके से दोगे तो उससे क्या होगा, लड़ाई और बढ़ जाएगी। तो आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से उसका जवाब दोगे तो हो सकता है बात वहीं दब खत्म हो जाए। ठीक है। आत्म प्रेरणा, आत्म प्रेरणा का अर्थ है बिना किसी बाहरी दबाव के अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करना, यानी जो भी कोई दबाव ना होना, आप अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों से घबराता नहीं है और सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करता रहता है, यानी कभी भी वो मेहनत करने से डरता नहीं है, कतराता नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करता रहता है। उदाहरण के लिए परीक्षा में कम अंक आने के बाद भी दोबारा मेहनत करना है। कई बार आप देखते हैं कि एसएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, उन एग्जाम्स में बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं, फिर से अटेम्प्ट देते हैं और एंड में वो सक्सेस होकर दिखाते हैं। यानी ये क्या दिखाता है कि उनके अंदर कितनी आत्म प्रेरणा मौजूद है। अगला है सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं और समस्याओं को समझना और तथा उनके प्रति संवेदनशील होना, यानी दूसरों की, अब तक हम अपनी भावनाओं को समझ रहे थे, लेकिन सहानुभूति क्या होती है, जो दूसरों की भावनाओं को हम समझने लगते हैं कि कोई व्यक्ति कैसी भावनाओं से जूझ रहा है, कैसी सिचुएशन से जूझ रहा है, कितना परेशान है, और उनके प्रति संवेदनशील होना यानी थोड़ा सा इमोशनल होना। ठीक है। इससे अच्छे संबंध बनते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये मेरी परेशानी समझ रहा है और मतलब इससे संबंध बहुत अच्छे होते हैं। दूसरों के साथ सहयोग की भावना और बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए किसी मित्र की दुखी होने पर उसकी बात सुनना और सांत्वना देना, यानी कि आपका कोई दोस्त दुखी है, परेशान है, पेपर खराब हुआ है या फिर किसी भी वजह से वो दुखी है और आप उसकी बात सुनते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये मेरी बात को समझता है, ये मेरे दुख में सुख में साथ देता है। इससे क्या होती है, सहानुभूति बढ़ती है। सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल का अर्थ दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, प्रभावी संवाद करना, सहयोग करना और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करना होता है। यह टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है। यानी टीम वर्क यानी सामाजिक कौशल एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करना, टीम वर्क में काम करना ये सिखाता है। जैसे उदाहरण के लिए समूह में मिलकर कार्य करना, सभी के विचारों का सम्मान करना, यानी को हर व्यक्ति के विचारों को बोलने, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार देना, सबके विचारों का सम्मान करना, मिलकर कार्य करना, टीम वर्क करना। ठीक है, इस तरीके से। अगला है कि इसके क्या क्या लाभ है, यानी सांवेगिक बुद्धि के लाभ, यानी सांवेगिक बुद्धि के क्या क्या लाभ है। सबसे पहला है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। इससे क्या होता है कि निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है। सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति को भावनाओं में बहने की बजाय सोच समझ कर निर्णय लेने में सहायता करती है, यानी व्यक्ति जो है भावनाओं में नहीं बहता है, सही निर्णय ले पाता है। तनाव और क्रोध पर नियंत्रण, जो उसका तनाव की स्थिति है, क्रोध है, उस पर वो नियंत्रण कर पाता है। यह व्यक्ति को तनावपूर्ण परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखने में, मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अगला है अच्छे पारिवारिक और सामाजिक संबंध, यानी इससे क्या होता है, परिवार में, समाज में संबंध। अगर आप शांत हैं तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई आपसे अच्छा मेल मिलाप आपका होगा। अगर आप सबसे अच्छे से बात करेंगे, खुश रहेंगे, आप उदासीन रहेंगे तो कौन आपसे बात करेगा। हर टाइम अगर खुश वगैरह रहेंगे तो लोग आपसे ज्यादा मेल जोल करेंगे। तो जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है, उसके संबंध परिवार, मित्रों, सहकर्मियों के साथ मजबूत और मधुर हो जाते हैं, यानी और अच्छे होते जाते हैं। शिक्षा और कार्यक्षेत्र में सफलता, सांवेगिक बुद्धि में व्यक्ति में आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है, जिससे वह पढ़ाई और नौकरी दोनों में बेहतर प्रदर्शन करता है। यानी सांवेगिक बुद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर और ज्यादा कौशल बढ़ता है, व्यक्ति में अनुशासन बढ़ जाता है, अपने आप पर विश्वास बढ़ जाता है, नेतृत्व बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, उसकी पढ़ाई और नौकरी में और अच्छा वो कार्य करता है। जैसे कि आपने कोई अच्छा कार्य किया, अब शांत दिमाग से अपने टू डू लिस्ट को रोज फॉलो कर रहे हैं, अब आपका जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही चल रहा है, आपने पीवाई के पेपर लगाए वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर अब विश्वास है कि मैं पेपर क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं नौकरी में और इससे बढ़ावा मिलता है। प्रभावी संचार कौशल, ऐसे व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट और सम्मानपूर्वक रखते हैं, यानी अपनी बातों को सही तरीके से स्पष्ट कर पाते हैं, दूसरों की बात पर ध्यान से सुनते हैं, दूसरों की बात जो है उनको ध्यान से सुनते हैं और इससे गलतफहमियां कम होती है। यानी जो व्यक्ति हबड़ तबड़ में रहता है, जल्दबाजी करता है, वो बात आधी सुनेगा, कहते हैं ना आधी बात आधा सच जो होता है पूरे बुराई से, पूरे झूठ से भी बुरा होता है। आधी सच जो है पूरे झूठ से भी बुरा होता है, जहर बराबर। इसी तरीके से आधी बात सुनकर कई बार आक्रोश या फिर गलतफहमियां पैदा हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे से स्पष्ट रखता है, एकदम ध्यान से बातें सुनता है, तो वो क्या करता है, उससे गलतफहमियां कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सहयोग बढ़ता है। टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का विकास, यानी इससे क्या होता है, सामूहिक बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करते हैं,
सहयोग की भावना रखते हैं, एक अच्छा नेता बन सकते हैं, यानी एक अच्छा नेता बनने का उनमें गुण होता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने और नियंत्रित करने से चिंता, तनाव और निराशा कम होती है। यानी जब आपकी भावनाएं जो है सही तरीके से, जब आपकी भावनाएं जो है सही तरीके से आप व्यक्त करेंगे, चिंता तनाव नहीं करेंगे, निराशा कम होगी, तो ऐसी स्थिति में जो है आपकी मानसिक स्थिति सही होगी, आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे। इससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आप खुश खुश रहेंगे तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी सही रहेगा। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच, यानी आपके अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। सामूहिक बुद्धि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाती है, यानी आपकी जो क्षमता है, आपके अंदर जो कौशल है, उस पर विश्वास करना सिखाती है और कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है। यानी जैसे कोई गलत सिचुएशन भी आ जाती है या नकारात्मक कोई परिस्थिति भी आ जाती है, ऐसी स्थिति में भी आपको एक सकारात्मक बुद्धि देने में और एक सही कदम उठाने में मदद करती है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। सामूहिक बुद्धि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण आधार है, यानी पूरे विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यह केवल अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रण रखने की क्षमता नहीं है, बल्कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी सिखा देती है। यानी सिर्फ अपनी भावनाओं तक सीमित नहीं है, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी हमें सिखाती है। आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, आत्म प्रेरणा, सहानुभूति, सामाजिक कौशल इसके प्रमुख घटक है। इन गुणों के कारण व्यक्ति बेहतर निर्णय ले पाता है, अच्छे संबंध बनाता है, तनाव को जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, जीवन के हर क्षेत्र में वह सफलता प्राप्त करने की संभावना और बढ़ जाती है। यानी जहाँ व्यक्ति जागरूक होगा, उसके अंदर सारे गुण पाए जाएंगे, बेहतर निर्णय लेगा, वहाँ वो अपने जीवन में सफल होता चला जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने संवेगिक बुद्धि का विकास करने का प्रयास करना चाहिए, सांवेगिक बुद्धि का अपना विकास करते रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुखरता का महत्व क्या है? मुखरता को विकसित करने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। यानी मुखरता यानी आपके विचार स्पष्ट करने का तरीका, यानी जैसे एक तरीके से आप इसे मुफ्फट बोल सकते हैं, जैसे मुफ्फट व्यक्ति होता है ना, कुछ भी बोल देते हैं, इस तरीके से मुखरता होता है, ठीक है। और इसकी रणनीतियां बतानी है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। परिचय, मुखरता का अर्थ होता है अपने विचार, भावनाओं, आवश्यकता और अधिकारों को स्पष्ट व सम्मानजनक तथा आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करना। ये जो भी आपको बात करनी सीधी कह देनी, ये सोचना वोचना कुछ नहीं कि कोई सामने वाले को कैसा लगेगा, इसका क्या परिणाम होगा, बस कह दिया, ठीक है। मुखर व्यक्ति अपनी बात बिना किसी डर और झिझक के आक्रामकता से सामने रखता है, यानी बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से वो अपनी बात कहता है। मुखरता का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं होता, यानी वो थोड़ा सा मुफ्फट है, मुखरता है व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी पर हावी होना चाहता है, बल्कि अपने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान रूप से सम्मान करता है। यानी हर सम्मान जो है हर व्यक्ति का, हर निर्णय का, हर विचार का वो करता है। यह एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी इस कौशल से क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा जीवन में और अपने जो व्यवसाय है, व्यक्तित्व जीवन है, जो व्यक्तिगत जीवन है, व्यवसाय है, सामाजिक जीवन है, उसमें अच्छा प्रदर्शन करता है, सफलता प्राप्त करता है। इसके महत्व देख लेते हैं। सबसे पहला है आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी जहाँ जो व्यक्ति एकदम सीधा बोल देता है, सटीक बोल देता है, उसके अंदर कोई डर झिझक नहीं है, तो उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। मुखरता व्यक्ति में आत्मविश्वास की बढ़ती है। वह व्यक्ति अपनी बात खुलकर और सही तरीके से कहता है, यानी एकदम स्पष्ट तरीके से कहता है, तो उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों का विकास होता है। अगला है प्रभावी संचार। जब आप ढंग से स्पष्ट तरीके से अपनी बात कहते हैं तो इससे आपका संचार जो है, यानी आपकी बातचीत करने का तरीका भी बढ़ता है। मुखर व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट और सरल भाषा में रखता है, यानी जो भी वो कहना चाहता है सीधा कह देता है, इसे घुमा फिरा के गोल गोल बातें करने का वो नहीं होता, सिर्फ सीधा बात और स्पष्ट बात कहता है। इसमें गलतफहमियां कम होती हैं और संचार अधिक प्रभावी बन जाता है। अच्छे संबंधों का निर्माण, यानी जहां व्यक्ति सीधा और स्पष्ट बोलता है, वो सबके साथ, मित्र हो, परिवार हो, सहकर्मियां हो, उनके साथ अच्छे संबंध उसके बनते हैं। मुखरता में परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ स्वस्थ और विश्वासपूर्ण संबंध बनते हैं। इसमें ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। जहाँ पे संबंध अच्छे होंगे, सीधी स्पष्ट बातें होंगी, वहाँ झूठ मटोल नहीं होगा, वहाँ पर ईमानदारी होगी, पारदर्शिता होगी। अगला है तनाव और चिंता में कमी।
जो व्यक्ति अपने भावनाओं और समस्याओं को समय समय पर व्यक्त कर देता है, यानी जो व्यक्ति इमोशनल है तो तुरंत बोल दे, खुश है तो तुरंत बोल दे, या कोई बात है तुरंत बोल दे, तो वो अपनी भावनाओं को समय समय पे व्यक्त करता रहता है, उसे मानसिक तनाव और चिंता कम होती है, यानी उसके अंदर दिमाग में ज्यादा चिंता नहीं रहती, वो सीधा बोल देता है, बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया, ठीक है। इस तरीके से मन की बात दबाने से होने वाली परेशानियां भी कम हो जाती है। कई बार आप अपने मन में कोई बात रख लेते हैं, उससे क्या होता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्पष्ट है, मुखरता का है, वो बिल्कुल स्पष्ट मुंहफट आदमी है, वो बिल्कुल सीधी बात कहता है और उसके अंदर मानसिक तनाव नहीं होता है। सही निर्णय लेने की क्षमता, मुखर व्यक्ति जो होता है अपनी राय आवश्यकताओं को समझता है, इसलिए वह सोच समझ कर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यानी जो वो निर्णय लेने वाला है वो सोच समझ कर निर्णय लेता है और आवश्यकताओं को समझता है, वो समझता है कि उसे कहाँ क्या बोलना चाहिए। अधिकारों की रक्षा, यानी जो मुंहफट व्यक्ति है, मुखरता व्यक्ति है, वो अपने अधिकारों की रक्षा करना सीखती है। यानी जो ये हमें अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सिखाती है। जो स्पष्ट बोलता है, सीधा बोलता है, वो अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जानता है। वह गलत बात का विरोध सम्मान पूर्वक करता है और अपने हितों की सुरक्षा भी करता है। नेतृत्व क्षमता का विकास, मुखर व्यक्ति अपनी टीम के सामने स्पष्ट रूप से बात रख सकता है, यानी जो वो बोलना चाहता है वो स्पष्ट रूप से रख देता है। जो भी उसका प्लान है उसको घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल सीधा सटीक बोलता है, इसलिए उसमें नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होती है। यानी उसमें जो टीम लीडिंग की, जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वो और ज्यादा विकसित होती है। मुखरता को विकसित करने की रणनीतियां, यानी इसे विकसित करने की क्या क्या रणनीतियां हैं। सबसे पहले है आत्मविश्वास विकसित करें। मुखर बनने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखें, यानी सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। अपनी क्षमताओं को पहचानें और सकारात्मक सोच अपनाएं, यानी पॉजिटिव हमेशा सोचें, सकारात्मक सोचें। स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग, यानी इतनी जटिल भाषा नहीं रखनी है कि अच्छा बोलना है, जो आता है जैसी भाषा है सरल और सुबोध रखें, बिल्कुल सीधी बात कहें। अपनी बात को घुमा फिरा के कहने की बजाय सीधे, विनम्र और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें, इससे सामने वाला आपकी बात आसानी से समझ सकेगा। यानी आप अपनी बातों को ज़्यादा लेपा पूती करके सामने वाले को बताओगे तो और वो शायद उसको समझ ही ना आए, ठीक है। जितना सीधा रखोगे, विनम्र रखोगे, स्पष्ट रखोगे, वो उतना ज्यादा व्यक्त अच्छे से कर पाएगा। अगला है सक्रिय रूप से सुनना सीखें। मुखरता केवल बोलने तक सीमित नहीं है, यानी जो मुखरता व्यक्ति होता है वो सिर्फ सुनता नहीं है, वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो सुनने पर भी जोर देता है। दूसरों की बात ध्यान से सुने और उसकी भावनाओं को समझना भी आवश्यक है, यानी जो वो बोलना चाहता है उसकी बात भी सुनना। ना कहना सीखें। कोई व्यक्ति होता है जो सिर्फ हाँ हाँ कहता है, कोई उसे किसी भी काम के लिए बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। ऐसे सिचुएशन में ना कहना भी सीखें। जो आपको नहीं करना उस पर ना कहना आपको सीखना चाहिए। हर बात के लिए हाँ कहना आवश्यक नहीं है, जिसके लिए आप पक्ष में नहीं है उसके लिए आप ना कहिए। यदि कोई कार्य आपकी क्षमता या समय से बाहर है तो विनम्रता से ना कहना सीखिए, यानी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, यानी गुस्सा या भावुक होकर प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहकर अपनी बात रखें, यानी जो भी आप कहना चाहते हैं उसे शांति से स्पष्ट करें, इससे आपकी बात का प्रभाव अधिक होता है, यानी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है सकारात्मक शारीरिक भाषाएं अपनाएं, यानी ऐसा नहीं है कि बोल कहीं रहे हैं, ध्यान कुछ और कर रहे हैं, इशारे कुछ और कर रहे हैं। सिंपल रखें, आंखों में देखकर बात करें, आई कांटेक्ट करके बात करें, डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, सीधा खड़ा होना है, मुस्कुराना है और आत्म विश्वासपूर्ण आवाज में बोलना है। यानी जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें क्या है, घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, कैसे होगा, मुझे आता होगा कि नहीं आता होगा। या फिर कई बार कोई एक आप है जो थोड़े घबरा रहे हैं और आपको सब कुछ आता है, ठीक है, फिर भी आप घबरा रहे हैं, घबराहट में आपका इंटरव्यू खराब होगा। और एक व्यक्ति वो है जिसको शायद 50% आता है और ऐसा क्वेश्चन भी जिसको उसको नहीं आता था फिर भी उसने क्या है कॉन्फिडेंस से जवाब दिया तो उसका सिलेक्शन हो गया। मतलब चीज़ें आपको आती हैं लेकिन आपके अंदर जो है आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से आप चीज़ों को खो देते हैं। इसलिए आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। आपको जिसके बारे में, ठीक है, आपको इसका कोई क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको नहीं पता, ठीक है, नहीं पता सर, मैं आगे से इसके बारे में करके, इस तरीके से विनम्रता से जवाब देना सीखना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, घबराना नहीं है। अभ्यास करते रहें, यानी हमेशा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। मुखरता एक कौशल है जो नियमित अभ्यास से विकसित होती है। यानी छोटी छोटी परिस्थितियों में अपनी बात रखना शुरू करें, धीरे धीरे कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास के साथ बोलें। यानी शुरुआत अगर आप छोटी छोटी बातों पर बोलना सीखेंगे उसके बाद ही आप बड़ी परिस्थितियों का सामना करना भी सीखेंगे। अब जब तक आप घर में ही रहते हो हमेशा, जब तक आप दुकान जाना नहीं सीखोगे या फिर बस स्टैंड तक जाना नहीं सीखोगे, आप बाहर कैसे घूमोगे, ठीक है। कॉलेज
ये हो गया, स्कूल हो गया, जब तक आप यहाँ नहीं जाओगे आप बाहर जाना सीखोगे कैसे? इसलिए छोटी छोटी परिस्थितियों में जाना, उधर बोलना सीखना होता है, तभी आप आत्मविश्वास के साथ बोल पाते हैं बड़ी परिस्थितियों में भी। आलोचना को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें, यानी जो किसी ने अगर आपकी आलोचना की है, कोई गलत चीज, जैसे आपने कुछ भी ले लेते हैं, जैसे आपने डांसिंग में आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको किसी ने, किसी और प्रोफेशनल व्यक्ति ने कहा कि आपका ये स्टेप में आप ऐसे कर सकते थे, तो उसको स्वीकार करें। उसको ये ना कहें कि अरे भाई इसने मुझे क्यों टोक दिया, नहीं, बिल्कुल सकारात्मक वे में लेना है। उसको बोलना है कि आगे से मैं इसको और अच्छे से करूंगा। यदि कोई आपकी आलोचना करता है, आपके बारे में कुछ गलत बोलता है, तो उससे सीखने का अवसर माने, यानी कुछ सीखने को मिला ये समझे। गुस्सा बिना गुस्सा किए शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया दें। थैंक यू बोले कि हाँ आपने मेरे आप, क्योंकि जो आपको कई बार आपको कड़वी बातें लगती हैं लेकिन वो आपके लिए अच्छी होती है। जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपको पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको कई बार बुरा लगता है, पर देखा जाए तो इस एज में आके आपको पता चल गया होगा पढ़ाई कितनी ज़रूरी है ना। तो यही होता है कि कोई आपको डांट रहा है, आलोचना कर रहा है, तो उसको सकारात्मक तरीके से लेना है। सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक विचार आत्मविश्वास को कम करते हैं, यानी आपकी जो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं तो। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। संवाद कौशल में सुधार करें, यानी बोलने का जो आपका संवाद करने का तरीका है उसे थोड़ा सा और सुधार करें। अच्छा संचार कौशल मुखरता का आधार है, यानी बोलने का आधार क्या होता है? एक अच्छा संचार। आप किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं, यहीं से आप कुछ अपनी बातों को स्पष्ट करना सीखते हैं। नियमित रूप से पढ़ने, बोलने, चर्चा में भाग लेने से संवाद कौशल बेहतर होगा। यानी अगर आप हमेशा क्लास में पीछे रहेंगे, छुपे रहेंगे, आगे आएंगे नहीं, तो आपके अंदर जो कला है वो कैसे निखरेगी? इसलिए जहां मौका मिले, चाहे आता है चाहे नहीं आता है, फिर भी ट्राई जरूर करें, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। मुखरता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो व्यक्ति को आत्मविश्वास, जिम्मेदार और सफल बनाता है। यानी यह आपकी कमियों को बताता है, साथ ही आपको आत्मविश्वासी बनाता है। यह न केवल प्रभावी संचार और अच्छे संबंधों का निर्माण में सहायक है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता को भी मजबूत बनाती है। यानी आपकी और भी जो निर्णय लेने की क्षमता है, इस पे मानसिक स्वास्थ्य है, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होगा। ठीक है। मुखरता का अभ्यास आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और प्रभावी संचार के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस कौशल को अपनाकर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक सफल और संतुलित बनाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, सबको इसका बोलने का, संवाद करने का, सही तरीके से रहने का जो है अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे आपका जो जीवन है वो सफल और संतुलित बना रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आत्मसिद्धि का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। आत्मसिद्धि विकसित करने की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। यानी इसमें आत्मसिद्धि क्या है इसके बारे में बताना है और इसकी क्या क्या रणनीतियां हैं इसके बारे में बताना है। आत्मसिद्धि का अर्थ व्यक्ति की अपनी, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना शुरू करें। आत्मसिद्धि का अर्थ व्यक्ति की अपनी क्षमता, प्रतिभाओं, गुणों को पूर्ण विकास करना होता है। यानी जो आपके गुण हैं, आपकी प्रतिभाएं हैं, उनका विकास करना आत्मसिद्धि होती है। यानी आत्मसिद्धि क्या है? अपने आप का विकास करना। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार सर्वोत्तम प्रदर्शन देता है, नहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन देता है, आपकी जितनी आपके अंदर अपना बेस्ट देना चाहते हैं, वो वाली सिचुएशन। अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर उसे प्राप्त करने का प्रयास करना है कि भाई मेरा लेवल ये है कि मैं एसएससी क्रैक कर सकता हूँ, तो अपनी पूरी कोशिश लगा देना उस एसएससी के पेपर की तरफ। ठीक है। आत्मसिद्धि का विचार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने अपनी आवश्यक पदानुक्रम तो आत्मसिद्धि का विचार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने अपनी प्रसिद्ध पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड्स सिद्धांत में लिखा है। उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध पदानुक्रम है उसके अंदर लिखा है, उनके अनुसार जब व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी हो जाती है, जो उसकी बेसिक नीड्स है, खाना हो गया, रोटी कपड़ा मकान, वो नीड्स पूरी हो जाती है, तो वह आत्म विकास और आत्म सिद्धि की ओर बढ़ता है। यानी जब उसकी, जैसे आपको खाना मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, तो आप क्या करें? सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? अच्छा खाना, फिर उसके बाद घर, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य। यानी इस तरीके से चीज़ें बढ़ती जाती हैं। और ऐसा नहीं है आज आप जहाँ खड़े हैं आपके पास सब कुछ है, शिक्षा है, ठीक है, आपके पास खाना है, घर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके अंदर और भी विकास करने की, अपने आप को निखारने की और कोशिश रहेगी ही, क्योंकि आपके अंदर जो क्षमता है वो आप पूरी लगा देना चाहते हैं। आत्मसिद्धि का अर्थ, यानी आत्मसिद्धि का अर्थ क्या होता है? आत्मसिद्धि
का अर्थ अपने वास्तविक क्षमता को पहचानना और अपना उसका सर्वोत्तम उपयोग करना है। यह केवल सफलता या धन कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व, ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों का पूर्ण विकास करना भी है। यानी सिर्फ आपको जो आपके सफलता है, धन कमाना, सिर्फ इसके लिए आप नहीं भागते हैं जीवन में। सिर्फ आप धन कमाने या सफलता के लिए नहीं भागते, बल्कि ज्ञान, कौशल, अपने सम्मान, जो है नैतिक मूल्यों को निभाने के लिए, उनका विकास करने के लिए भी इसका विकास करते हैं। आत्म सिद्धि व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाना सिखाती है। यह नई चीजें सिखाते हैं और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देता है। यानी आपको नई चीजें सिखाना, अपने जीवन में संतुलन बनाना और सकारात्मक योगदान देने में भी मदद देता है। ठीक है, समाज के लिए सकारात्मक योगदान देता है। आत्मसिद्धि का महत्व, पहला है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। यानी आत्मसिद्धि व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास में सहायता करती है। यानी आत्मसिद्धि हर तरीके से व्यक्ति के विकास में मदद करती है। इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है और उनका सही उपयोग करता है, यानी जब आपको पता चल गया कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, तो आप उनका सही उपयोग करते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह कठिन परिस्थितियों का सामना भी साहस के साथ करता है। जहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है, वहां आप हर परिस्थिति में लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। जीवन में संतुष्टि, यानी आत्मसिद्धि व्यक्ति अपने कार्यों से, जब आत्मसिद्धि होती है तो व्यक्ति अपने कार्यों से संतुष्ट हो जाता है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखता है। यानी अब उसे समझ आने लगता है, जब वह अपने जीवन में संतुलित है, स्पष्ट है, तो उसे अपना उद्देश्य भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है और वह सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने लग जाता है। यानी जब उसका गोल सेट है कि उसे क्या करना है, तो वो उसकी तरफ कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा। उसके अंदर जो तनाव है वो बहुत कम हो जाएगा। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, आत्मसिद्धि व्यक्ति को सही और गलत का अंतर समझने में मदद करती है। यानी यह क्या सही है, क्या गलत है, ये समझने में मदद करती है। इसमें वह सोच समझकर उचित निर्णय लेता है। यानी हर जो निर्णय वो लेता है वो सही हो या गलत है, वो खुद समझ कर लेता है अपनी बुद्धि के अनुसार। रचनात्मकता का विकास, आत्मसिद्धि व्यक्ति नई सोच और नए विचारों को अपनाता है। यानी नई सोच को, नया विचार वो अपनाता है। वह समस्याओं का समाधान रचनात्मक तरीके से खोजता है। यानी कुछ मतलब क्रिएटिव तरीके से वो जो है जो समाधान है वो खोजने का ट्राई करता रहता है। समाज के लिए उपयोगी बनना, ऐसा व्यक्ति केवल अपने विकास पर ध्यान नहीं देता। वो जो व्यक्ति जो है समझदार होगा, रचनात्मक होगा, वो कभी भी सिर्फ अपने विकास के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि अपने साथ और भी लोगों के, अपने समाज के बारे में भी सोचता है, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में भी सोचता है, बल्कि समाज, देश के विकास पर भी योगदान देता है। इसकी प्रमुख रणनीतियां देख लेते हैं। आत्मसिद्धि विकसित करने की रणनीतियां, स्वयं को पहचानने, सबसे पहले अपनी रुचियां, क्षमताओं, कमजोरियों और लक्ष्यों को समझना चाहिए। यानी जो भी आपके अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, उनको समझना चाहिए। आत्म जागरूकता आत्मसिद्धि का पहला कदम है। यानी जब भी आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या क्षमताएं हैं, क्या रुचियां हैं, क्या लक्ष्य हैं, वो सब आपको समझने होंगे। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अब आपको पता चल गया कि आप टीचिंग लाइन में कर सकते हैं, डांसिंग में कर सकते हैं, सिंगिंग में कर सकते हैं, क्या किसी भी लाइन में कर सकते हैं, तो अब आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे अगले 2 साल में या 3 साल में यहाँ पर पहुँचना है। जीवन में छोटे छोटे या कभी कभी बड़े लक्ष्य बनाकर उन्हें प्राप्त करने के लिए नियमित प्रयास करना चाहिए। निरंतर, जिसका कोई गोल नहीं होता ना, उस वेस्ट ऑफ लाइफ है बिल्कुल। हमेशा जिंदगी में एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज के लिए जी रहे हैं, क्या आपका टारगेट है। लक्ष्य व्यक्ति को सही दिशा देता है। यानी आपको पता है कि आपको किस दिशा में जाना है। जिसका गोल सेट नहीं, उसको वो कहीं पे भी जाए, उसको कोई वो नहीं है, उसको लाइफ का पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। लेकिन जिसका लक्ष्य सेट है वो सही दिशा में जाएगा। निरंतर सीखते रहें। नई जानकारी और नए कौशल सीखने की आदत विकसित करना। यानी जो व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, जो रुचि में पड़ जाता है कि बहुत ज़्यादा उसे सीखने की चाह होती है, वो निरंतर नई चीज़ें सीखना चाहता है, नया कौशल सीखना चाहता है। शिक्षा और अनुभव व्यक्ति को आगे बढ़ने में भी मदद करता है। यानी जिस व्यक्ति को ज़्यादा नॉलेज होगी, आज के टाइम पे क्या है, बच्चों को कंप्यूटर आना एक बहुत बेसिक हो गया। यानी एक टाइम पे ऐसा भी था जब कंप्यूटर किसी को आना एक बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज एक कंप्यूटर एक बच्चे को आना बहुत बेसिक है। यानी ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे को, अब AI आ गया है, AI से चीज़ों को सीखना पड़ता है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, चीज़ें और बढ़ रही हैं। जितना ज़्यादा नॉलेज आपको होगी, उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड भी जो है बढ़ती जाएगी। सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखता है। असफलता को सीखने का अवसर समझना चाहिए। यानी अगर कभी आप असफल भी हो रहे हैं तो भी आपको उससे कुछ सीखना ही चाहिए, ना कि हार मान के बैठना चाहिए।
आत्म अनुशासन विकसित करें। समय का सही उपयोग, नियमित दिनचर्या और मेहनत की आदत आत्म सिद्धि प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जहां आप समय का सही उपयोग करोगे, नियमित दिनचर्या रखोगे, मेहनत से कार्य करोगे, मेहनत करने की आदत डालोगे, वहां आपका आत्म सिद्धि जो है वो अपनी भूमिका निभाती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, यानी आपका क्रोध है, तनाव है, निराशा जैसी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जो भी आप एकदम से गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, इससे मानसिक संतुलन बना रहता है। यानी अगर आप अपने गुस्से पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते तो आपका मानसिक संतुलन सेट रहता है। अगला है स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, योग व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। यानी आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सही समय पर खाना खाते हैं, सही नींद लेते हैं, उससे क्या होता है, आपकी दिनचर्या सही रहती है और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। दूसरों से सीखने और सहयोग करना, यानी जो आपके आइडल्स हैं उनसे सीखना और क्या उनसे इंस्पायर होना, अच्छे लोगों की संगति लेना, उनके अनुभवों से सीखना, दूसरों की सहायता करना, आत्मविश्वास का विकास में सहायता इससे होती है। आत्म मूल्यांकन करें, यानी अपने खुद का मूल्यांकन करें, अपने आप को देखें कि आप कहाँ हैं। आप दूसरों को जज नहीं कर सकते जब तक आपको अपना खुद का मूल्यांकन करना नहीं आता। समय समय पर अपने कार्यों और प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि कमियों को दूर किया जा सके। यानी जब आप अपना मूल्यांकन करेंगे तो आप अच्छाइयों को कम देखेंगे, बुराइयों को ज़्यादा देखना चाहिए, जिससे आप उन्हें सही कर सको और अपने आप को और विकसित कर सको। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। आत्मसिद्धि व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च विकास है। यह केवल सफलता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर उनका सर्वोत्तम प्रयोग करने की प्रक्रिया। यानी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने को धन प्राप्त करना है या फिर आपको नौकरी ही करनी है, नहीं, बल्कि अपने आप को बेस्ट बनाने की जो विधि होती है वो आत्म सिद्धि में आती है। आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर सीखने की आदत, आत्म अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, कोई भी व्यक्ति आत्म सिद्धि की ओर बढ़ सकता है। यानी अगर अच्छा दिनचर्या रखेगा, सही स्वास्थ्य रखेगा, अपना लक्ष्य निर्धारित रखेगा, सकारात्मक सोच रखेगा, अच्छी जीवन शैली रखेगा, तो वो आत्म सिद्धि की ओर बढ़ सकता है। आत्म सिद्धि व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बनाता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी इसके माध्यम से जो है वो केवल अपने जीवन को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पर कनेक्ट कर लीजिए, आपके डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही आपको अपना जो पेपर है वो इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले परिचय लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन, उसके बाद मुख्य बिंदु आपको लिखने हैं और लास्ट में लिखना है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष को आपको लिखना है। इससे क्या होता है, सिस्टमैटिक आपका आंसर बना रहता है। आपको खिचड़ी नहीं बनानी है पूरे पेपर में, सिस्टमैटिक रूप से आंसर को लिखना है। ठीक है, और हमेशा उन क्वेश्चंस को पहले करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और इससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा बनता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो एग्जामिनर जब आपके पहले 1 या 2 क्वेश्चन देखेगा जो आपने सही तरीके से किए होंगे, तो आगे के क्वेश्चंस में आपके नंबर कम कटने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही टाइम का ध्यान रखना है और पेजेस का भी ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट का, कि ऐसा ना हो पहले 2 या 3 क्वेश्चंस में इतना टाइम गया कि लास्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना है कि सारे क्वेश्चन को फिक्स टाइम मिल सके और सही तरीके से आप पेपर को दे सके। ठीक है, पेपर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर कीजिएगा। और जो भी आपका फीडबैक हो, कैसी लगी आपको क्लास, साथ ही ये टिप्स आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेपर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।